हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि दिसंबर और जनवरी जो है एग्ज़ाम का सीज़न है और साथ ही साथ शादी का भी सीज़न है। तो शादी के सीज़न से थोड़ा सा बाहर निकल के आ जाइए, क्योंकि बिहार में बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। बिहार में वैसे बच्चे जो एलडीसी का फॉर्म भरे हैं, तो एलडीसी का एग्ज़ाम का कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। और साथ ही साथ बिहार में दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा बिहार में बिहार पुलिस की वैकेंसी फिर से आएगी और बिहार में सीजीएल 4 आने वाला है ना। तो ये सारा एग्जाम, विधानसभा के चुनाव जो होने वाले हैं वो सितंबर में होने वाले हैं, उससे पहले ये सारा एग्जाम होने वाला है। और सभी एग्जाम में सबसे मेन पेपर बनता है जीके जीएस का। तो जीके जीएस का जो मेरा सीरीज चल रहा है, ये हमारा 15वां सेट है और 50 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। तो अगर वो नहीं देखे हैं आप 14 सेट, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वीडियो देख लेना और कोशिश करना कि क्वेश्चन लगाते समय मैं आंसर दूँ, इससे पहले आप आंसर दे लो। और स्कोर आप हमें जरूर अपना शेयर करना। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये: निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? और ये सिख गुरु कौन थे? आंसर लगा लिए होंगे, ये थे गुरु अर्जुन देव। अब गुरु अर्जुन देव से और क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? तो पहले, गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव के पिताजी का नाम था रामदास और रामदास के ये तीसरे पुत्र थे। और रामदास ही हैं जो गुरु के पद को पैतृक किए थे। पैतृक मतलब होता है वंशानुगत। गुरु अर्जुन देव होता क्या है कि खुसरो का विद्रोह किया जाता है। खुसरो 1606 में विद्रोह करेगा और विद्रोह करके गुरु अर्जुन देव के शरण में चला जाएगा। गुरु अर्जुन देव इसकी मदद करते हैं, इसके कारण जहांगीर गुस्सा होकर गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन सिख धर्म से आते हैं और सारे क्वेश्चन सिख धर्म से आते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ की स्थापना कौन किया था? 22 गद्दियों का निर्माण कौन किया था? लंगर व्यवस्था कौन शुरू किया था? ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सिख धर्म का वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप बोलोगे तो फ्रेश वीडियो बना दूंगा। सिख धर्म से एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन आप देख रहे हो, आंसर लगा चुके होंगे, ज़्यादा टाइम भी है नहीं, अच्छे से लगाना आंसर। आंसर होगा अंबेडकर और गांधी के बीच में। अभी जो पूना पैक्ट हुआ था, इसमें हुआ क्या था? तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। इसमें जो केंद्र का विधानसभा सीट था, उसमें दलितों के लिए आरक्षण 11% था। इसे बढ़ाकर 18% किया गया और सीटों की संख्या मात्र 71 थी और इसे बढ़ाकर 147 किया गया। तो पूना पैक्ट जो हुआ था, इसमें इसी बात की चर्चा हो रही थी कि दलितों के लिए जो अलग निर्वाचन क्षेत्र तैयार किया गया, उसको समाप्त किया जाए और उसको साथ में मिलाया जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, ये पता है। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है ना। और इसके संपादक के बारे में पूछा जा रहा है, तो संपादक थे अरविंद घोष। अच्छे से याद रखिएगा। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो वंदे मातरम लिया गया है आनंद मठ से, है ना। आनंद मठ से लिया गया है। अगर पूछा जाए कि वंदे मातरम किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो वंदे मातरम गीत कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अच्छा, बता सकते हैं ये कब गाया गया था? तो ये गाया गया था 1896 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्ष, जिस समय वंदे मातरम गाया गया था। इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना। वंदे मातरम को गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है ना। कितना? 65 सेकेंड। आगे चलते हैं। और वंदे मातरम और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 में हमारा संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? मूल कर्तव्य के बारे में बोला जा रहा है। तो मूल कर्तव्य के बारे में ये संस्तुति दिया था स्वर्ण समिति। स्वर्ण समिति 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। और यहाँ पे स्वर्ण समिति कहते हैं कि मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा जाए। तो यहाँ मूल कर्तव्य में इसको जगह दिया जाता है कहाँ? तो भाग 4 का क में से दिया जाता है जगह। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछ लिया जाए
तो अनुच्छेद इसका है 51 का ए। स्वर्ण सी समिति मूल कर्तव्य में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की बात कहे थे, लेकिन भारत सरकार 10 मूल कर्तव्यों को इसमें शामिल किया। तो पहले मूल कर्तव्य की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में 11 हो गया। 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, और इसमें शिक्षा का अधिकार को जोड़ा जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने की प्रावधान की गई थी। तो ये हमारा 11वां मूल कर्तव्य था, यानी मूल कर्तव्य की संख्या टोटल वर्तमान में कितना है? 11 है। तो ये जितने भी पॉइंट बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है रसिया से, यानी रूस से। ये सारा क्वेश्चन आई होप कि आपको पता ही होगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अंडे में कौन सी विटामिन लगभग नहीं पाया जाता? विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए तो अंडा खाते हैं ना, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं ना। कौन नहीं होता? तो आंसर है विटामिन सी। अंडा और दूध में विटामिन सी नहीं के बराबर होता है। अब कभी कभी विटामिन का नाम पूछ लेगा, तो सबसे पहले विटामिन शब्द का इस्तेमाल कौन किया था? तो फंक ने सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछेगा तो ये है, इसे रेटिनॉल कहते हैं, और इसे रतौंधी होता है। रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। अगर विटामिन सी देखे तो इसके अस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, है ना, अस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। और अगर विटामिन बी देखे तो इसे थाइमिन कहते हैं। विटामिन B1 को थाइमिन कहते हैं। और विटामिन डी को अगर देखे तो इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, है ना। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। तो ये सारी चीजें विटामिन से क्वेश्चन आता है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक विटामिन जल में घुलनशील होता है और एक वसा में होता है। अगर जल के बारे में देखें तो ये बी एंड सी होगा, और वसा में देखें तो ए, डी, ई और के होगा, है ना। तो ये 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा, साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा या कमी से होने वाले रोग पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया था? फाहियान कब आया था भारत? ये तो चीनी यात्री फाहियान आया था भारत 399 में और रहा था 414 AD तक। अब इस समय किसका शासन चल रहा था? चौथी शताब्दी के अंत में और 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में। सबसे पहले ये 15 वर्षों तक रहा था, ये बात याद रखना है। और ये पहला चीनी यात्री है जो भारत आया है। बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आए थे, ठीक है। ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय देखे तो इन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है ना। सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य है ये, शकों को पराजित करते हैं और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। ये किनके भाई थे? तो ये रामगुप्त के छोटे भाई थे, और अपने भाई की हत्या करके ये गद्दी हासिल करते हैं। फाहियान जो है, फाहियान पटना में राजप्रसाद है, बना हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। जब ये राजप्रसाद को देखता है तो कहता है कि या तो ये देवतुल्य होगा या ये राक्षसों के द्वारा बनाया गया होगा, कतई मानव इसको नहीं बना सकता। यानी जो पटना के कुम्हरार से राजप्रसाद मिला है चंद्रगुप्त मौर्य का, उसके बारे में फाहियान का ये बात कहना है। फाहियान ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फू कू की, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन रिलेट करके फाहियान से आते, कब आया था, कितने वर्षों तक रहा था, किसके शासनकाल में रहा था, है ना। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो गुप्त डायनेस्टी के हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। युद्ध का बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन होना चाहिए। ये बाह्य आक्रमण और युद्ध के कारण आपातकाल लागू होता है ना। पहली बात ये बेसिक बात कि आपातकाल जो है हमारा वो संविधान के किस भाग में है? तो भाग हमारा 18 होगा। आपातकाल लिया कहाँ से गया है? तो आप हमें बताना कि आपातकाल की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। बाकी बातें अब हम करते हैं। आपातकाल में संसद का अनुमोदन जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1 महीने पहले, ठीक है। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो आपातकाल होता है 3 प्रकार का, ठीक है। 3 प्रकार में पहला होगा आर्टिकल 352, दूसरा होगा आर्टिकल 356 और तीसरा होगा आर्टिकल 360। इसे कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। और इसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और इसे कहते हैं द्वितीय आपातकाल,
वित्तीय आपातकाल। तो अगर बात किया जाए ये 3 बार लगा है, एक लगा है 1962 में, एक लगा है 1971 में और एक लगा है 1975 में जो इंदिरा गांधी लगाई थी। तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात किया जाए तो अनुमोदन 1 महीने के भीतर होगा, ठीक है, 1 महीने के भीतर। लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन के बारे में बात किया जाए तो ये अनुमोदन 2 महीने का समय दिया जाता है। अनुमोदन मतलब ये कि राष्ट्रपति अचानक घोषणा कर देंगे, तो घोषणा करने से तो आपातकाल लग जाएगा, लेकिन संसद को लिखित रूप में 1 महीने के भीतर भीतर ये जारी करना है लिस्ट कि हाँ राष्ट्रपति जो बोले हैं वो सही है, और ये आपातकाल 6 महीने तक लागू रहेगा, और 6 महीने से आगे इसको लागू करने के लिए फिर से अनुमोदन देना पड़ेगा। अगर राष्ट्रीय आपातकाल है तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है, अनंत समय तक लगा रहेगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन है तो ये अधिकतम 3 सालों तक एक बार में लग सकता है। लेकिन अब बाद में जम्मू कश्मीर में 6 साल 264 दिनों तक राष्ट्रपति शासन कंटिन्यू लगा रहा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होगा। अनुमोदन 1 महीने के भीतर होगा, अगर राष्ट्रीय आपात है तो, राष्ट्रपति शासन है तो 2 महीने के भीतर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू कब किया गया? तो शून्य आधार वाला बजट सबसे पहले लागू करने वाला जो कंट्री है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। शून्य आधारी बजट अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत ने 1983-85 के आसपास में बाल विकास मंत्री सबसे पहले शून्य बजट जारी करेंगे। लेकिन भारत कानूनी तौर पर 1987 में शून्य बजट को लेकर आता है, ठीक है। तो भारत शून्य बजट कब लागू किया था और सबसे पहले कौन लागू किया था, याद रखिएगा। संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? उत्पादक के बारे में पूछ रहा है, उपभोक्ता के बारे में नहीं। उत्पादक पूछा गया है तो नंबर 1 पे चीन होगा, नंबर 2 पे हमारा जाएगा इंडिया, नंबर 3 पे ये सेकंड नंबर पे आएगा, ये 3rd नंबर पे आएगा और ये 4th नंबर पे आएगा, ठीक है। और अगर उपभोक्ता के मामले में पूछे यानी कंज्यूम कौन करता है तो भारत चला जाएगा नंबर 1 पे। चाय जो है पानी के बाद सबसे अधिक मात्रा में पिया जाने वाला पेय पदार्थ है, यानी लोग पानी के बाद सबसे ज़्यादा अगर कुछ पीते हैं तो वो है चाय, और चाय पीने में भारतीय सबसे आगे हैं। भारत में चाय की खेती अगर देखा जाए तो ये असम के क्षेत्र में होता है, वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में होता है, और कर्नाटक का जो नीलगिरी पहाड़ी है इसके क्षेत्र में भी होता है। असम में सबसे अच्छा चाय होता है। सबसे पहले दार्जिलिंग का चाय, दार्जिलिंग में चाय बोना गया था। चाय की खेती लेटेराइट मिट्टी में होती है, ठीक है, और लेटेराइट मिट्टी को ईंट मिट्टी भी कहते हैं। ये सारी बातें याद रखना है। वीडियो को लाइक किए कि नहीं ये भी आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन थे? आंसर क्या होगा? आंसर होगा हिप्पोक्रेटस, बस हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व थे। ईसा मसीह के जन्म के 5वीं शताब्दी यानी 500 साल पहले के आसपास। आगे, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन पूछता है दरोगा। तो ये स्थित है कहाँ? आंसर होगा मैसूर। अब यहाँ पे कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, इसको अंडरलाइन करना है, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बड़ा काम का चीज़ है। जैसे हिलती मीनारे, मूसी रानी की छतरी, कानपुर महल, आना सागर, रानी की बावड़ी, रानी की बाग, ये सारे कौन कौन से क्षेत्र में स्थित है, इससे क्वेश्चन आता है। तो पॉसिबल हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यहाँ केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछ रहा है, ना कि राज्य के बारे में। राज्य अगर पूछता तो केरल होता, और ऑप्शन में केरल है भी नहीं। तो अगर राज्य के बारे में देखा जाए, नहीं, दिल्ली नहीं होगा, लक्षद्वीप होगा हमारा। लक्षद्वीप तो आप जानते हो कहाँ है हमारा लक्षद्वीप, ये हमारा क्षेत्र लक्षद्वीप का है ना। तो साक्षरता के मामले में लक्षद्वीप में लगभग 51.86% लोग साक्षर हैं, ठीक है। तो लक्षद्वीप होगा। लक्षद्वीप में पूछता है द्वीपों की संख्या कितनी है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप पर लोग निवास करते हैं, लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? तो लक्षद्वीप की भाषा बोली जाती है मलयालम, ठीक है। और पूछा जाएगा कि मिनी क्वाय है, तो लक्षद्वीप का ऐसा कौन सा द्वीप है जहाँ पे महल भाषा बोली जाती है? तो मिनी क्वाय जो क्षेत्र है ना वहाँ पे महल भाषा बोली जाती है। और लक्षद्वीप का मुख्यालय कवरत्ती है ना। और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट अगर देखा जाए तो ये केरला के क्षेत्र में है, ठीक है। आगे चलते हैं। निताई नलिनी से 12 वर्ष बड़ी है,
यानी एक है निताई और एक है नीलिनी। ये इससे 12 वर्ष बड़ी है भाई, ठीक है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 28 वर्ष था। 5 वर्ष पहले ना 28 वर्ष है। अब अगर 5 वर्तमान पूछ रहा है तो वर्तमान में दोनों में हम 5 वर्ष जोड़ेंगे ना, यानी कितना जुट जाएगा, तो जुटेगा 30, यानी कितना हो जाएगा 38। वर्तमान में दोनों का योग 38 साल का हो गया दोनों मिलाकर। अब एक 12 वर्ष बड़ा है तो यहाँ से 12 माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया 26। अब 26 को बराबर बराबर पहले बांट देंगे, तो ये 13 साल की और ये 13 साल की। बड़ी कौन है, निताई, तो निताई को 12 दे देंगे, तो निताई का उम्र कितना है 25 और इसका उम्र कितना है 13। अब अगर निताई का पूछ रहा है तो वर्तमान पूछे तो 25 और अगर 5 वर्ष पहले का पूछे तो 20। तो वर्तमान पूछ रहा है तो आंसर होगा 25। ऐसा ही आंसर लगाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है मैथ बनाने में। मैथ को समझो और कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो करना, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना है। ये नहीं कि एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए और कैलकुलेशन करना शुरू किया तो फिर मुश्किल हो जाएगा चीज़ें। टाइम कंज्यूम करना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाता है। एग्जाम में टाइम पता भी नहीं चलता। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उदाहरण है, तो नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति जो मिली है वो चोल काल की है। चोल दक्षिण भारत का साम्राज्य है ना, अपने साम्राज्य व्यवस्था के लिए चोल साम्राज्य काफी प्रसिद्ध था। तो नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली थी, चोल से। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था, तो मोहम्मद गोरी जो शासक था वो कहाँ का था, अच्छे से लगाना, गलत मत कर देना। मार दिए, अफगानिस्तान, बिल्कुल सही, अफगानिस्तान का शासक था। मोहम्मद गोरी भारत में आता है। हिसामुद्दीन जो होता है मोहम्मद गोरी का बड़ा भाई होता है, उसे पूर्वी क्षेत्र में भेजता है आक्रमण करने के लिए। तो मोहम्मद गोरी से कुछ क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तराइन का युद्ध, और ये युद्ध तो आपको याद ही रखना है। तराइन का युद्ध 1191 में होता है एक, और दूसरा जो होता है वो होता है 1192 में। इसमें पृथ्वीचंद्र, वो पृथ्वीराज चौहान होते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय होते हैं जो मोहम्मद गोरी को पराजित कर देंगे। लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं तृतीय, वो पराजित हो जाते हैं और मारे जाते हैं। मोहम्मद गोरी फिर एक और युद्ध लड़ता है जिसे कहते हैं चंदाबर का युद्ध, और चंदाबर का युद्ध 1194 में हुआ था, और इसमें राजा जयचंद मारा जाता है। पृथ्वीराज रासो की एक पुस्तक है, पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक है, पता है ना, पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक है चंद्र बरदाई, और इसी में ये सारी बातें लिखी गई है कि पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, जयचंद की पुत्री को अगवा करके शादी कर लेता है। और ये सारी जो प्रेम कहानी है ना, ये पृथ्वीराज रासो में ये बातें लिखी गई है। मोहम्मद गोरी का गुलाम आपको पता होगा कौन है, तो ऐबक है, और ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करेगा 1206 में, और 1210 में चौगना खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाएगी। दिल्ली सल्तनत की राजधानी इस समय लाहौर होगा, है ना, और इसके बाद इसका गुलाम आता है इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम कहते हैं, और वो दिल्ली की राजधानी फिर से लाहौर से हटाकर इसे दिल्ली बनाता है। ढेर सारी बातें हैं दिल्ली सल्तनत के समय में, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, ठीक है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन था मोहम्मद गोरी कहाँ से आया था, तो अफगानिस्तान से आया था। आगे चलते हैं। मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से है वही संबंध लोधी वंश से है। तो बहादुर शाह जफर के बारे में देखिए तो ये 1837 में गद्दी पर बैठेगा और 1857 का युद्ध होगा। मोहम्मद शाह जफर को पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, और इसे कैद करके रंगून भेज दिया जाएगा जेल में, और यहीं पर इसकी मृत्यु 62 में हो जाती है, क्योंकि मोहम्मद बहादुर शाह जफर को पता ही नहीं चलता था कि देश में चल क्या रहा है। और 1857 ईस्वी के विद्रोह में इसको नेता बना दिया जाता है, ठीक है, मुगल बादशाह था। तो यही संबंध इब्राहिम लोदी से है। अब इब्राहिम लोदी के बारे में बात करें तो ये लोदी वंश से है, पहला अफगान शासक ये लोदी वंश से है, और लोदी वंश का ये अंतिम शासक है, और ये पानीपत का युद्ध लड़ेगा, पता है ना, 1526 में। और किससे लड़ेगा, तो बाबर से लड़ेगा, और बाबर से ये हार जाएगा। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी है जो रणभूमि में मारा गया। इतना बड़ा दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526, 320 सालों के बीच में कोई भी एक ऐसा शासक नहीं हुआ जो युद्ध में मरा होगा। ये अंतिम एक शासक था जो युद्ध में मारा गया।
ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। इब्राहिम लोदी से तो ढेर सारी बातें हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा बात हम करेंगे नहीं, आगे चलते हैं। सिकंदर लोदी से ये बात याद रखिएगा, सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करता है और 1507 में आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। तो दिल्ली सल्तनत में 3 राजधानियाँ बनती हैं। पहली राजधानी ऐबक बनाएगा लाहौर को, दूसरी राजधानी इल्तुतमिश बनाएगा दिल्ली को, और तीसरी राजधानी सिकंदर लोदी बनाएगा आगरा को। तो जिस तरीके से मगध साम्राज्य में पहली, दूसरी, तीसरी राजधानी थी ना, पहली राजगृह, दूसरी पाटलिपुत्र और तीसरी वैशाली, उसी तरीके से दिल्ली सल्तनत में भी राजधानियां बदलती रही हैं। ये सारी बातें अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व की प्रणाली थी टोडरमल के हाथ में। टोडरमल, तो टोडरमल जो थे ये एक हिंदू व्यक्ति हैं, ठीक है ना, और पूरा का पूरा भूमि का व्यवस्था टोडरमल रखते हैं। बीरबल का नाम पूछता है बचपन का, तो इनका नाम था महेश दास। मानसी कौन थे? तो मानसी वही है ना जो मराठा को पकड़ के लाते हैं। बैरम का अकबर का संरक्षक था, यानी बॉडीगार्ड था। और जब हुमायूं की मृत्यु होती है 1556 में, तो अकबर होता है पंजाब में बैरम खां के साथ। बैरम खां को जब पता चलता है कि हुमायूं की अचानक मृत्यु हो गई, तो बैरम खां ईंट का सिंहासन बनाकर अकबर को इस पे बैठाता है पंजाब में, पंजाब के कलानौर में। इसके बाद अगले दिन ये इसे लेकर आता है आगरा और फिर घोषित करता है कि मुगल बादशाह अकबर अब से रहेंगे। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और 1556 में, यानी लगभग 13 वर्ष की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठेगा, क्योंकि इनके पिता का देहांत हो जाता है। ठीक है, इनके पिता का नाम हुमायूं था। आगे चलते हैं। बातें ढेर सारी, अगर वो करने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम कर लेंगे। अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 में उसकी मृत्यु कहाँ हो गई? तो पहले आपको ये समझना है कि अलेक्जेंडर है कौन, किसके बारे में बात किया जा रहा है। तो अलेक्जेंडर और कोई नहीं सर, अलेक्जेंडर सिकंदर है, सिकंदर। और अलेक्जेंडर का जन्म कब हुआ था पता है? 356 बीसी में हुआ था जन्म, और 323 बीसी में मर गया। बंदा मात्र 23 वर्ष की उम्र में इसका देहांत होता है। अगर ये जीवित होता ना तो क्या क्या कर सकता था सिकंदर, आप सोच भी नहीं सकते थे। सिकंदर आता है भारत और तक्षशिला का शासक होता है अम्भी। इससे बिना लड़े, यानी अम्भी सिकंदर से बिना लड़े सिकंदर का अधीन स्वीकार कर लेता है। इसके बाद राजा पोरस की बारी आती है, राजा पोरस। और राजा पोरस झेलम नदी के किनारे सिकंदर से एक युद्ध करते हैं जिसका नाम होता है हाइडे स्पीज का युद्ध, और जिसमें राजा पोरस हार जाते हैं। लेकिन फिर भी सिकंदर राजा पोरस की साहस को देखते हुए इसका क्षेत्र इसको वापस कर देता है और मित्र बना लेता है। हाइडे स्पीच के युद्ध में राजा पोरस सिकंदर को बताता है कि आप उत्तर की तरफ मत जाइए, पूर्व की तरफ, क्योंकि पूर्व में इस समय नंद वंश का राज था और यहाँ पे थे बैठे धनानंद, जो मगध के सबसे शक्तिशाली शासक हैं। इसलिए सिकंदर की सेना आगे ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिलियर्ड्स के नाम से पुकारा जाता था? तो प्रिंस ऑफ बिलियर्ड्स के नाम से पुकारा जाता था शाहजहां को। ठीक है, शाहजहां के बारे में अगर देखा जाए कुछ फैक्ट, तो शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी, और 5 जनवरी कौन सा महीना होगा? तो शाहजहां हमारा किसका पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था, है ना। तो शाहजहां जहांगीर का पुत्र था, तो इसका जन्म लगभग 1592 के आसपास में होगा। 1592 में होगा। और शाहजहां को औरंगजेब क्या करता है? 1658 में कैद कर लेता है, और इसी कैद में रहते हुए 1666 यानी 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें शाहजहां के बारे में, ढेर सारी बातें हैं। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था इसके समय को, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। स्वर्ण युग इसलिए इसने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करवाया था। जहांगीर के समय को कहा जाता था किसका? तो वो क्या कहते हैं हमारा कला का ना, चित्रकला का स्वर्ण युग। जो चित्रकला था, चित्रकला इसके चरम पे थी। ठीक है, और ये
हमारा हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता था अकबर के समय को। तो ये सारी बातें एक एक करके पूछा जाता है। बाबर के बारे में तो पता होगा, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध लड़ा था बाबर, है ना। लोधी वंश को समाप्त करके मुगल वंश की स्थापना किया था। बाबर की आत्मकथा के बारे में पूछता है कि बाबर नामा किस भाषा में लिखा गया था, तो ये लिखा गया था तुर्की भाषा में। बातें ढेर सारी है, ज्यादा नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूर्ति कला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था महायान संप्रदाय के तहत। और महायान संप्रदाय जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में एक हीनयान है और एक महायान है। ये दोनों बटे कब है, तो ये फोर्थ बौद्ध संगति जब हुआ था जम्मू कश्मीर के कुंडग्राम में जो हुआ था, उसी समय बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया। महायान के तहत मूर्ति पूजा होती है, हीनयान के तहत मूर्ति पूजा नहीं होती है। अशोक जो था या हमारा कनिष्क जो था वो महायान संप्रदाय का था। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। महायान के तहत ही गांधार शैली का जन्म हुआ। और गांधार शैली का विकास जो होता है वो कनिष्क के शासनकाल में होता है। कनिष्क, और कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठेगा और इसी के समय में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन होगा, ठीक है। और कनिष्क के शासनकाल में शक संबंध की शुरुआत होगी। जितनी बातें हमें रिकॉल होते जा रही उतना बातें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। संभव हो सके तो लिख लो, अदरवाइज वीडियो को स्किप करके अगला क्वेश्चन पे चले आना। सलार जंग संग्रहालय कहाँ है, तो सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन, कौन कहाँ स्थित है, ये सारे क्वेश्चन आपको पता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। संभव हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आप एटलीस्ट इसको एक बार देख के पढ़ लो, पूछा जाएगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, तो स्त्री और पुरुष साथ मिलकर झुंड बना के नाच करते हैं और यह है गरबा। और गरबा कहाँ का है, तो यह है गुजरात का। इसके अलावा ये तीनों जो दिख रहा है ना, ये है राजस्थान का। गौर नृत्य, गैर नृत्य, घूमर नृत्य और घुड़ला नृत्य, ये तीनों राजस्थान में से रिलेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में जो बातें दी गई है इनमें से कौन सा सत्य है ये बताना है। मूल संविधान का हिस्सा था, पहला ही सही हो गया। मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था ना। मौलिक अधिकार के बारे में बात किया जाए तो कुछ बात यहाँ पे आती है, जैसे मौलिक अधिकार भाग कौन सा है, तो भाग 3 है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है ना। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12 से 35 है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 6 थे, वर्तमान में मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था और हुआ था 1978 में। इसी समय जो राइट टू प्रॉपर्टी है यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और बोला गया अब इसे कानूनी अधिकार बना देते हैं और इसे आर्टिकल 31 से उठाकर सीधे आर्टिकल 300A में रख दिया गया। ये जितनी भी बातें हैं मौलिक अधिकार से और सारी बातें, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध। मौलिक अधिकार में क्या होता है कि जब आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकार समाप्त होते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 किसी भी हाल में समाप्त नहीं होगा। यानी प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता और गिरफ्तार, और हमारा क्या है, एक है प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता और एक है हमारा ये 20 आर्टिकल 20 में क्या है, इसका आंसर आप देना यार, अभी मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं भूल रहा हूँ, देख लेंगे बाद में। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्य लोक सेवा है ना, इसकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल। राज्यपाल को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे और जब चाहेंगे राष्ट्रपति उसको उनके पद से हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता कैसी होती है, तो भारतीय गणतंत्र में भाग 1 आप लोग देखे होंगे ना, भाग 1 आर्टिकल 1 से लेके 3 सीधे कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब ये कि अनिवार्य रूप से राज्य को भारत के साथ रहना है, किसी भी हाल में वो भारत से अलग नहीं हो सकता। हाँ, अगर दूसरा क्षेत्र आए और चाहे मैं भारत में शामिल हो सकूं तो इसका प्रावधान भी संविधान में है, लेकिन भारत का कोई भी क्षेत्र भारत से किसी भी हाल में कतई अलग नहीं हो सकता। आगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है, यूएसए के संविधान। अभी देखे ना, मौलिक अधिकार
यही ना, यूएसए से लिया गया है। और मौलिक अधिकार के बारे में जितनी भी संभव बातें थी हम लोग ये बात कर ली हैं। आगे चलते हैं। हाँ, बात हो रही थी आर्टिकल 20 की, ये मैं भूल गया था ना, ये है गिरफ्तारी। नहीं, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण तो 22 में ना है यार। प्राण और देह स्वतंत्रता भी नहीं है ना, ये 20 में अभी भी मैं भूल ही रहा हूँ, तो इसको थोड़ा देख लेना यार, आर्टिकल 20 क्या है। ठीक है, मैं भी भूल रहा हूँ, देखते हैं, हो सके रिकॉल हो जाए तो मैं बात कर लूँगा आर्टिकल 20 में एक्चुअल में है क्या। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हमारा है 22 में, सॉरी 21 में, और गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है हमारा 22 में, और 20 में क्या है एक बार देख लेना। ठीक है, भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई 40-96 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बांग्लादेश भारत के कितने राज्य से सीमा लगाता है, ये आंसर आप हमें कमेंट में देना। और सबसे छोटा सीमा लगाता है भारत किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। अभी तक मेरे दिमाग में वो बात चल रहा है कि आखिर आर्टिकल 20 में है क्या, एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, बट ठीक है, करेंगे, बातें करेंगे। भारत में झूम कृषि के बारे में पूछा जा रहा है कि झूम कृषि क्या है। ठीक है, तो भारत में झूम कृषि जनजाति आदिवासी के लोग करते हैं, यानी जंगलों को साफ करके खेती करते हैं, और जो क्षमता कम जाती है, पैदावार कम जाता है, तो वो जगह छोड़कर चले जाते हैं दूसरे क्षेत्र में, है ना। आगे चलते हैं। भारत सरकार की वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक है, यानी टैक्स भारत सरकार को सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? तो पहले आता था जो हमारा है प्राइमरी सेक्टर से, यानी कृषि से। अब आता है कॉरपोरेशन टैक्स से, यानी निगम कर से, सेवा क्षेत्र से। तो आंसर होगा ए। बर्फ का दाब बढ़ने पर उसका गलनांक क्या होता है? अब आ गया क्वेश्चन हमारा साइंस का। तो बर्फ का अगर दाब बढ़ाइएगा ना तो गलनांक घट जाएगा, और या बर्फ में किसी भी प्रकार की अशुद्धियां मिलाई जाएगी ना तो भी इसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। आगे चलते हैं। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय दिखाई देता है लाल, इसका कारण क्या है? जिसका कारण है प्रकीर्णन। आगे चलते हैं। हाँ, आ गया जी। आर्टिकल 20 में है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है आउट ऑफ माइंड हो जाता है, तो माइंड करने का नहीं, ठीक है ना, ऐसा होता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं पैरेलल, यानी समानांतर क्रम में। केतली में पानी का गर्म होना ये संवहन यानी कन्वेक्शन की क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो हमारे शरीर में कुपोषण से सबसे ज्यादा कमी होती है प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन में एमिनो एसिड पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल। और क्वेश्चन पूछा जाता है अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो 20। 10 हमारा शरीर खुद बनाता है और 10 हमें बाहर से लेना पड़ता है। प्रोटीन का पाचन में कौन मदद करता है? तो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, ये सारी बातें याद रहेगी। और प्रोटीन ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, यानी कोशिका का निर्माण में सहायता करता है प्रोटीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि उत्पाद तथा ध्वनि परिवर्तन करने वाली सतह की दूरी, यानी एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और ये कस के चिल्ला रहा है, और यहाँ पे पहाड़ है, तो ये कितना दूर पर खड़ा रहे ताकि इसकी आवाज वापस लौटकर इसके पास जा सके? तो इसका आंसर होगा 17 मीटर। एग्जैक्ट अगर देखें तो 16.6 मीटर होता है। ये हमारी प्रवर्तित ध्वनि की क्लियर आवाज सुनने का है। अगर पूछता है एक और क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो यह है 25 सेंटीमीटर, यानी अगर नज़दीक तक किसी वस्तु को लाओगे तो 25 सेंटीमीटर की दूरी तक वो साफ साफ दिखेगा, उसके नज़दीक लेकर जाओगे तो बहुत स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि 100 वाट 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब को कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे? यानी पूछा जा रहा है I बराबर P का वैल्यू और V का वैल्यू आपको दिया है। तो P का वैल्यू कितना दिया है? 100, और V का वैल्यू दिया है 250। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 0.4 एम्पियर। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। फिजिक्स का बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? ध्वनि के बारे में बात कर रहा है, ना कि प्रकाश। तो ध्वनि की गति सबसे ज्यादा कहाँ होगी? ठोस में होगी। ठोस कौन सा है? स्टील। तो आंसर होगा स्टील। ध्वनि की गति यहाँ पे दिया गया है, वायु में क्या होता है, भाप में क्या होता है, अल्कोहल में क्या होता है। अगर सबसे ज्यादा देखा जाए ध्वनि की गति तो कांच में होता है, दिख रहा है ना, कांच में। लेकिन तापमान हमारा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये बातें थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर है? अंग्रेजी वर्णमाला के पी के ठीक बाईं ओर, तो
पी के ठीक बाईं ओर कौन सा होगा, ओ होगा, और दाईं ओर कौन सा होगा, क्यू होगा। तो आंसर होगा ओ। ठीक है, इतना लोड नहीं लेने का। अगला, किसी देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी। करंट से क्वेश्चन आने लगा, तो इसका आंसर होगा स्पेन। राफेल नडाल कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 2023 में इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है डैनियल बारेबोइम को और अली अबू अब्बाद को, यानी आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान दिया गया है। तो क्लाइमेट चेंज के मामले में भारत 10वें नंबर पे है। आंसर कहाँ है, डी, 10वां नंबर। आगे, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसे जीत हासिल हुई। तो जीत हासिल हुआ है महायुति गठबंधन को। ठीक है, जो महायुति गठबंधन है उसका जीत हुआ है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 नवंबर 2024 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया था। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ है, तो आंसर होगा झारखंड। बिरसा मुंडा की जन्म दिवस मनाई जाती है यहाँ पे। किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वही कौन सकते हैं, बिल्कुल सही है, हमारे मोदी साहब है। तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो पैरा गेम्स और यूथ इंडिया गेम की मेजबानी करेगा कौन, हमारा अपना राज्य बिहार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव 18वीं सहयोग देश के रूप में आमंत्रित किया। तो ये सहयोग देश होने वाला है जो नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। किस देश राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड में। कितने नंबर का है, 25वें नंबर का। और किसे सम्मानित बुलाया गया था, तो वेल्स को बुलाया गया है। आज का सफ़र हमारा यहीं तक था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वैसे बच्चे जिनको क्लास करना है, सेट लगाना है, वो शाम में 2 से 4 आ सकते हैं। 2 से 4:30 तक क्लासेस चलती है। मैं आपको हार्ड कॉपी दूंगा, एक्सप्लेनेशन का भी और क्वेश्चन का भी, और उसमें डिटेल से हम लोग चर्चा करते हैं। तो ठीक है, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एग्जाम का तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।